Hi guys, welcome to the lecture series of Basics of Economy. So, economy is in itself is a basic of any country. So, आज हम उसी के बेसिक के बारे में पढ़ेंगे. इकोनॉमी से मेरा मतलब इकोनॉमिक्स से भी है. इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में क्या फ़र्क है, पहले हमें ये भी पता होना चाहिए. एक्चुअली जो इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स हैं या थियरीज हैं, ठीक है, उसे हम अप्लाई करते हैं इन दिस इकोनॉमी. इकोनॉमी होती है अर्थव्यवस्था. इकोनॉमी क्या होती है? अर्थ सॉरी अर्थव्यवस्था. और ये होती है, इकोनॉमिक्स होता है अर्थ शास्त्र. यहां भी लिख देता हूं, अर्थ शास्त्र. तो ये फर्क होता है इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में. सबसे पहला, हमें इकोनॉमी को समझने के लिए इकोनॉमिक्स की जरूरत पड़ेगी और उसी के बेसिक्स को हमें पहले समझना है. क्यों समझ पड़ेगी? क्योंकि इकोनॉमी के अंदर हमसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हों, स्कूल कॉलेज, यही पूछे जाते हैं. जीडीपी, जीएनपी, ठीक है, नेशनल इनकम, जो कि रिलेटेड है आपस में. इस तरह की टर्म्स यूज होती हैं. डेफिसिट बहुत यूज होता है, न्यूज़पेपर्स में भी आता है, वो फिस्कल हो या करंट हो. ठीक है, तो इसके मतलब बाद में समझाऊंगा, लेकिन ये होता है इसके मतलब. तो इस तरह के टॉपिक्स और इस तरह के जो थ्योरीज हैं, या समझ लीजिए जो बेसिक्स हैं, वो हमें समझने पड़ते हैं इकोनॉमिक्स के, टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमी. इकोनॉमी के अंदर तो जनरली सीधे हमें उसकी कोई ना कोई इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज़ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें ज़्यादातर तो होती हैं आपकी योजनाएं, स्कीम्स होती हैं जो गवर्नमेंट की योजनाएं होती हैं. वो एक ही बात है, स्कीम्स, योजना. और बजट से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड. तो उन सबको समझने के लिए हमें यही समझने पड़ेंगे ना पहले, इस तरह के टॉपिक्स. फिस्कल, करंट डेफिसिट और टैक्सेस हो गए या बजट हो गए, एक्सेट्रा. ठीक है, तो ये फर्क है इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स का. अब हम स्टार्ट करेंगे. अगर आपने नहीं अभी लिखा है या कुछ, तो आप लिख सकते हो. वैसे इसमें लिखने वाला कुछ है नहीं है. तो ये असल में ये फ़र्क है इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स. क्योंकि हम इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, इकोनॉमी भी, इंटरचेंजेबली हम उसको बोलते रहते हैं उन टर्म्स को. लेकिन हमें उसका फ़र्क पता होना चाहिए पहले कि इकोनॉमी क्या है और इकोनॉमिक्स क्या है. इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है जिसके थ्योरीज और प्रिंसिपल्स को हम अप्लाई करते हैं इन द रनिंग ऑफ द इकोनॉमी. और इकोनॉमी किसी भी क्या होता है, किसी भी कंट्री का बेस होती है इकोनॉमी. तो इकोनॉमी के अंदर हम उसके प्रिंसिपल थ्योरीज को अप्लाई करते हैं, किसके? इकोनॉमिक्स के. तो वो इकोनॉमी जब चलती है, जब व्यवस्था बन जाती है, एक सेटअप बन जाता है, सिस्टम बन जाता है, तो वो इकोनॉमी हो जाती है. इकोनॉमी में भी वही सवाल होते हैं, उन सवालों में यही टॉपिक्स
होते हैं, टैक्सेस, बजट, जीडीपी, जीएनपी, नेशनल इनकम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब हम इसके बाद जो शुरुआत करेंगे वो बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी तो होगा, लेकिन उसमें आप नोट कीजिए उसमें बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स होगा सबसे पहले, क्योंकि वही बेस है और उसके अलावा तो और कोई बेस है नहीं, क्योंकि इकोनॉमी में सीधा क्वेश्चंस आएंगे जो बिना इकोनॉमिक्स को समझे हम नहीं कर सकते। तो ये थे इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स का डिफरेंस। अब हम पढ़ने वाले हैं बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ। तो अब हम पढ़ने वाले हैं बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। सो इकोनॉमिक्स जो है इकोनॉमिक्स ये कैसे वर्ड बना है, तो ये बनता है ओइकोस और नोमोस। ओइकोस और नोमोस से बना है इकोनॉमिक्स। बेसिकली क्या मतलब है, किस वजह से बना है? ओइकोस का मतलब होता है हाउस यानी कि घर, और नोमोस का मतलब होता है मैनेजिंग या लॉ। तो उसे कहते हैं मैनेजिंग द हाउस या लॉ ऑफ द हाउस। इसका मतलब होता है स्कार्सिटी थियरी। ठीक है, स्टडी ऑफ स्कार्सिटी थियरी। अभी इसको छोड़ देते हैं, कुछ नहीं है ज्यादा, मेनली ये। तो क्या मतलब है कि अनलिमिटेड वांट्स, मतलब अनलिमिटेड वांट्स, डिजायर्स। ठीक है, तो कितनी सारे लोगों को चाहिए, लोगों को एजुकेशन अच्छी चाहिए, है ना, लोगों को इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छी चाहिए, ट्रांसपोर्ट भी चाहिए, रोड्स भी चाहिए, और उसके साथ लग्जरीज भी सबको पसंद है। तो उनमें ये कुछ आती हैं अनलिमिटेड वांट्स। ठीक है, उनमें अनलिमिटेड वांट्स आते हैं। ये अब जो इसके रिसोर्सेज हैं, या मैं कहूँगा लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई दीज डिजायर्स। सोर्सेज लिमिटेड हैं, सोर्सेज। सो टू स्टडी दी थ्योरी ऑफ चॉइस, मतलब वांट्स तो अनलिमिटेड हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो उससे क्या हुआ, बेसिकली स्कार्सिटी। क्या हुआ? स्कार्सिटी, मतलब किसी चीज की कमी, उसे कहते हैं स्कार्सिटी। ठीक है, स्कार्सिटी हुई, तो अब टू स्टडी दी थ्योरी ऑफ चॉइस, अब हमें चॉइस करनी पड़ेगी इन सब में से कि हम ये लिमिटेड रिसोर्सेज को कहाँ यूज करें। मतलब ये अनलिमिटेड तो वांट्स हमारी हैं, कभी खत्म नहीं होंगी, लिमिटेड रिसोर्सेज भी हैं, अब उसको, उससे क्या होता है, कमी होती है। अब हमें चॉइस करनी पड़ती है कि हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को कहाँ यूज करें। सो इससे बनती है टू स्टडी दी थ्योरी ऑफ चॉइस। थ्योरी ऑफ चॉइस, अब आती है बारी चॉइस करने की। जैसे आपके पास, मान लो जैसे आपके पास 10 रुपए हैं,
पॉकेट के अंदर। आप मार्केट गए, आपको कोई चीज़ अच्छी लगी, वो 12 रुपए की थी, आपके बजट से ज़्यादा थी, तो अब आपको 5 रुपए, उस 10 रुपए में से आपको 5 रुपए बचाने भी हैं। मतलब आपके पास खर्च करने के लिए सिर्फ 5 रुपए हैं। तो मतलब आपकी वांट्स जो हैं वो तो 12 रुपए की है, अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड ही कहेंगे इसको। एक एग्जाम्पल है, मतलब अनलिमिटेड कहेंगे इसको। उसमें से 10 रुपए आपके पास हैं सिर्फ जेब में, 5 रुपए आपको खर्च बचाने भी हैं, और 5 रुपए सिर्फ आप खर्च कर सकते हैं। तो अब आपको करनी पड़ेगी चॉइस। क्या करनी पड़ेगी? चॉइस, कि अब मैं वो 5 रुपए को कहाँ खर्चूं। तो यही है थ्योरी ऑफ चॉइस। तो इससे बनता है टू स्टडी दिस थ्योरी ऑफ चॉइस, to study this theory of choice under scarcity. ठीक है, so that's why we study economics. इकोनॉमिक्स हम इसलिए पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स ये सब्जेक्ट इसलिए आया, इसलिए बना। ठीक है, अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज, उससे करनी पड़ेगी हमें चॉइस कि हम उसे कहाँ लगाएं। तो थ्योरी ऑफ चॉइस है, टू स्टडी दिस थ्योरी ऑफ चॉइस अंडर स्कार्सिटी वी स्टडी इकोनॉमिक्स। सिंपल, टू स्टडी दिस थ्योरी ऑफ चॉइस अंडर स्कार्सिटी वी स्टडी इकोनॉमिक्स। अब इस इकोनॉमिक्स के अंदर भी कई आगे प्रिंसिपल्स हैं, माइक्रो है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, क्या होती है वो, तो वो भी देख लेते हैं। अभी पहले आप ये देख लीजिए, इसे समझ लीजिए कि कुछ ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं, कि अनलिमिटेड वांट्स हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, स्कार्सिटी है। टू स्टडी दिस थ्योरी ऑफ चॉइस अंडर स्कार्सिटी इकोनॉमिक्स है, और इसलिए इकोनॉमिक्स को हम पढ़ते हैं। और जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी है या कोई गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं, गवर्नमेंट है, कोई गवर्नमेंट स्टडी पे ज़्यादा खर्च करती है, कोई गवर्नमेंट जो है किसी और चीज़ पे, सड़कों पे ज़्यादा खर्च करती है, तो वो भी चॉइस करते हैं ना कि किस पे हम बजट अपना खर्च करें, किस पे हम अपनी पैसा खर्च करें। तो यही मतलब होता है, ये इसलिए इकोनॉमिक्स को पढ़ा जाता है। इकोनॉमिक्स हमें ये बताता है कि व्हाट टू चूज़ एंड व्हाट नॉट टू चूज़, हमें चॉइस देता है, और चॉइस के रिगार्डिंग हमें कई सारी उसके प्रोज, उसके कॉन्स, उसके बेनिफिट्स, उसके माइनस पॉइंट्स, ये बताता है, ये इकोनॉमिक्स करता है। ये थ्योरी ऑफ चॉइस देता है अंडर स्कार्सिटी, कमी के दौरान चॉइस करना जो सिखाए, अच्छी तरीके से चॉइस करवाए, वो है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स। एक इसमें टॉपिक आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का टॉपिक होता है अपॉर्चुनिटी। हाँ, वही वाली अपॉर्चुनिटी जो हम अक्सर बात करते हैं कि मौका, जिसे हम कहते हैं हिंदी में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यहाँ पे इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी का मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, अगर हम बात करें। अभी हमने पढ़ा कि इकोनॉमिक्स जो है हमें क्या बताता है, टू स्टडी दी थ्योरी ऑफ चॉइस अंडर स्कार्सिटी। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स हमें सिखाता है।
इकोनॉमिक्स से हम ऐसी चॉइस हम कर सकते हैं, स्कार्सिटी के अंदर हम चॉइस कर सकते हैं विच टू चूज एंड व्हाट नॉट टू चूज। प्रॉब्लम होती है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, आगे पढ़ाऊंगा। पहले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? इकोनॉमिक्स हमें सिखाते हैं थ्योरी ऑफ चॉइस अंडर स्कार्सिटी, मतलब कमी है कि आपके पास दो ऑप्शंस हैं जॉब के। एक में आपको सैलरी है 10,000 स्टार्टिंग में, 10,000 है सैलरी। दूसरे में आपको 20,000 है सैलरी। ठीक है, ये नंबर 1, ये नंबर 2। कंडीशंस जॉब की दोनों की सेम है, सब कुछ सेम है, बस सैलरी में फ़र्क है, सैलरी कम है। तो आप कौन सी चूज़ करेंगे? ज़्यादा चांसेस इसी के हैं कि आप ए वाली चूज़ करेंगे। तो उसकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी वो होगी ये 10,000। 10,000 का कोई नुकसान नहीं है आपको इसमें, मतलब कि कहने के लिए इकोनॉमिक्स में हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मतलब बड़ा मौका, अच्छा मौका पाने के लिए आपने इसको छोड़ दिया। तो मतलब ये हो गई आपकी कॉस्ट और ये हो गई आपकी अपॉर्चुनिटी। तो होता है ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, और ये हमें कौन सिखाता है? ये इकोनॉमिक्स ही सिखाता है। इकोनॉमिक्स ही बताता है कि कैसे हम चॉइस करें। इकोनॉमिक्स ने हमें बताया, और इकोनॉमिक्स के अंदर ये टॉपिक है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। ये पूछ लिया जाता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपने चीज़ को पाने के लिए, अपॉर्चुनिटी पाने के लिए जो चीज़ को छोड़ा वो हो जाती है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और यही है पूरा इसका मतलब। ठीक है, सो दिस इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वन, टू गेट समथिंग you leave something. To get something you leave something, and what you leave, what you reject, that becomes your cost. To gain the opportunity you leave something, you lose something, not lose, you just leave or reject something to gain some better opportunity. यूएस में पढ़ने के लिए आपने यहाँ के आईआईटी को छोड़ दिया, तो यहाँ की आईआईटी आपकी हुई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, अगर हम एमआईटी में पढ़ने के लिए, जो कि बहुत बड़ा, ऑब्वियसली आईआईटी भी बहुत बड़ा है इंडिया में, एमआईटी यूएस में, अगर हम एमआईटी में पढ़ने के लिए आईआईटी को छोड़ देते हैं तो आईआईटी हमारी हो जाती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, और ये बन जाती है हमारी अपॉर्चुनिटी, है ना, ये तो है ही अपॉर्चुनिटी, तो आईआईटी हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। सो दिस इज व्हाट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, द चॉइस यू लीव टू गेट द बेटर चॉइस। और पेपर में कोई ऐसा डेफिनेशन नहीं आएगी, इसका मतलब, या किसी स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है या किस टॉपिक से जोड़ के इसको पूछा जा सकता है। और ना समझ आया हो तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लेना, दोबारा से सुन लेना। ठीक है, अब आगे इसमें टॉपिक आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। सॉरी, एक एक इकट्ठा ही होता है, ये वर्ड एक साथ ही होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, माइक्रो एंड मैक्रो। सो माइक्रो से हमें पहले ही पता लग रहा था व्हाट माइक्रो मीन्स एंड व्हाट मैक्रो मीन्स। माइक्रो मतलब स्मॉल, छोटा, एंड दैट इज ऑन अ लार्ज स्केल, मैक्रो। तो माइक्रो होता है इंडिविजुअल लेवल पे, इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेवल पे, या
फर्म, इंडिविजुअल, एक फर्म या एक इंडस्ट्री। ठीक है, सो या इंडिविजुअल लेवल पे होता है, मतलब सिर्फ एक को देखता है। ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे, तो इसका लेवल क्या होता है? इंडिविजुअल, हाउस होल्ड हो गया, फर्म हो गया या इंडस्ट्री हो गया। और क्या देखता है उसमें? उनके कंजम्पशन पैटर्न को, उनके एक्सपेंडिचर को, उसके पैटर्न को। ठीक है, फर्म्स क्या देखती हैं? फर्म्स देखती हैं कि क्या प्रोड्यूस करें, कितना हम उसको प्राइस रखें। इंडिविजुअल क्या देखता है? इंडिविजुअल देखता है कि मैं कितना कंज्यूम करूं, कितना खर्चा करूं। फर्म भी अपने लेवल पे कंज्यूमशन और एक्सपेंडिचर देखती है, इंडस्ट्री भी अपने लेवल पे देखती है। तो मतलब यहाँ पे सब अपने अपने लेवल पे देखते हैं, स्मॉल लेवल होता है, इसलिए माइक्रो कहते हैं। मैक्रो इज लार्ज, इट सीज इकोनॉमी एज अ होल। बात ही खत्म। यहाँ से इकोनॉमी एज अ होल मतलब पूरे कंट्री की इकोनॉमी या पूरे इंडिया की इकोनॉमी जब एक साथ आप स्टडी करते हैं, स्टडी उसमें भी आप यही करेंगे, क्या? कंजम्पशन, राइट? उसमें भी आप यही स्टडी करते हैं, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर। लेकिन किस लेवल पे? लेवल होता है वो बड़ा, इकोनॉमी एज अ होल। इकोनॉमी एज होल यानी कि पूरी कंट्री, लाइक इंडिया। ओके, तो उसमें भी आप यही स्टडी करते हैं। माइक्रो में आप स्मॉल लेवल पे स्टडी करते हैं, मैक्रो में आप बड़े लेवल पे स्टडी करते हैं, इकोनॉमी एज अ होल। दैट्स व्हाई इट बिकम्स मैक्रो इकोनॉमिक्स। एंड उसके अंदर टॉपिक्स क्या आएंगे? उसमें सब कुछ नेशनल हो जाएगा, क्योंकि उसमें पूरी इकोनॉमी है, पूरे देश की इकोनॉमी। तो क्या फैक्टर को एग्जामिन करता है? नेशनल, नेशनल क्या? नेशनल आउटपुट, नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, नेशनल आउटपुट, नेशनल प्रोडक्ट। और ये माइक्रो क्या देखता है? माइक्रो अपने स्मॉल लेवल पे देखता है यही चीज़ें, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, आउटपुट भी, या मैंने बताया था ना, प्रोड्यूस, प्रोडक्शन, या प्राइस, या एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन, ये सब अपने लेवल पे देखते हैं, माइक्रो में बड़े लेवल पे देखते हैं। सिंपल। तो सिर्फ इतना ही है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ पढ़ने का नहीं है, इसमें ज़्यादा कुछ समझने का नहीं है, सिर्फ इतनी ही सी इसका जिस्ट, इसका क्रक्स यही है। ठीक है, तो इसमें थ्योरीज नहीं पढ़ेंगे हम, इसमें सीधा हम टॉपिक्स पढ़ेंगे आगे, जैसे कि नेशनल इनकम, नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल आउटपुट, जीडीपी, जीएनपी। क्योंकि जो पूछे जाते हैं, जिनका कोई मतलब है सवालों के पूछने का और समझने का, वही पढ़ने चाहिए, हम वही पढ़ेंगे। अगर हम कॉलेज के हिसाब से पढ़ें, कॉलेज लेवल के सिलेबस के हिसाब से, या मेंस के हिसाब से पढ़ें, या स्कूल के लेवल पे, तब हमें थ्योरीज पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। बट अगर हम जनरली बेसिक्स हमें पढ़ने हैं, तो हमें इतना ज़्यादा नहीं ज़रूरत है उसे ज़्यादा डीप में जाने की। सो अगला टॉपिक है डिमांड एंड सप्लाई, जो कि सारा बेस होता है इकोनॉमिक्स में। डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड सप्लाई होता क्या है, यानी ये क्या चीज़ें होती हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? उन बोलते हैं मार्केट फोर्सेस। क्या बोलते हैं इन्हें? मार्केट फोर्सेस। सो ये वो चीज़ें हैं जो कम ज़्यादा होती हैं एज पर दी प्राइस।
प्राइस के इंक्रीज होने से या डिक्रीज होने से ये अफेक्ट होती है डिमांड सप्लाई और वाइस वर्सा। ठीक है, सो दिस इज द डिमांड सप्लाई मार्केट फोर्सेस। अब उनमें से डिमांड सप्लाई में से सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिमांड। डिमांड क्या है? डिमांड है क्वांटिटी ऑफ ए प्रोडक्ट, एनी प्रोडक्ट, क्वांटिटी ऑफ ए प्रोडक्ट buyer is willing to buy या परचेज एट ए गिवन प्राइस। जो भी प्राइस है मार्केट में उस पे खरीदने को तैयार है, तो ये डिमांड होती है। क्वांटिटी ऑफ ए प्रोडक्ट, एनी प्रोडक्ट दैट बायर इज विलिंग टू बाय एट एनी गिवन प्राइस। और सप्लाई का मतलब भी कुछ ऐसा ही होता है, दैट एनी क्वांटिटी of a product seller is willing to sell, यह भी वही होगा एट ए गिवन प्राइस। ठीक है, तो ये होती है डिमांड सप्लाई। तो प्राइस का इफेक्ट बहुत बड़ा होता है इस पर। डिमांड पढ़ेंगे पहले हम, प्राइस का क्या इफेक्ट होता है। प्राइस का ये इफेक्ट होता है कि प्राइस बढ़ने से पहले मैं आपको पहले आप ये लिख लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। अब डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा प्राइस के बढ़ने से? तो जनरली हम डिमांड को एक डाउनवर्ड कर्व की तरह देखते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इसे इरेज कर देता हूँ, फिर मैं आपको सारा बता दूँ। वो पे लिख लिया होगा आप लोगों ने। अब डिमांड कैसे हम इसको शो करते हैं? हम इस कर्व से शो करते हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व से, इस तरह के कर्व से। यहाँ आता है प्राइस, यहाँ आती है डिमांड, सॉरी क्वांटिटी। क्वांटिटी ऑफ ए प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट में गुड्स या सर्विस कोई भी हो सकती है। तो इसका कैसे होता है कि प्राइस और क्वांटिटी का ये इनवर्स रिलेशन होता है प्राइस और डिमांड का। जैसे यहाँ पे अगर हम प्राइस को बढ़ता हुआ दिखा रहे हैं, जैसे यहाँ पे 10, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, यहाँ 40, यहाँ 50, यहाँ 60। ठीक है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे डिमांड कम होगी, मतलब क्वांटिटी जो खरीदने की कैपेसिटी है लोगों की वो कम होगी। देख रहे हैं आप, लोगों की कैपेसिटी कम हो रही है जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि डिमांड और प्राइस का इनवर्स रिलेशन है।
ठीक है। डिमांड और प्राइस का इन्वर्स रिलेशन है आपस में। जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे क्वांटिटी मतलब लोगों की खरीदने की कैपेसिटी, विलिंगनेस या एबल जो है वो कम हो रहे हैं लोग। तो मतलब क्या है कि एज द प्राइस राइज, जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है बढ़ेगा, द डिमांड फॉल्स एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब इसके उल्टी सिचुएशन, कि जैसे जैसे प्राइस घटेगा डिमांड बढ़ेगी। प्राइस बढ़ रहा है डिमांड घट रही है, प्राइस कम हो रहा है और डिमांड ऊपर हो रही है। तो इसका मतलब है कि प्राइस और डिमांड का आपस में इनवर्स रिलेशन है। तो ये होती है डिमांड। प्राइस बढ़ता जाएगा तो खरीदने की कैपेसिटी कम होती जाएगी। ठीक है। तो और हम इसे बोलते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। क्या बोलते हैं? डिमांड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। अगर आप इस कर्व को भी याद रखते हो तो भी आपको डिमांड याद रहेगी। अच्छा, इसे याद रख लो, क्योंकि पूछना उन्होंने लॉ ऑफ डिमांड ये कि डिमांड और प्राइस का आपस में क्या रिलेशन होता है। डिमांड प्राइस का आपस में क्या रिलेशन होता है? प्राइस डिमांड आपस में इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं। वो चार आपको स्टेटमेंट्स देंगे कि डिमांड विल फॉल एज द प्राइस फॉल्स, या डिमांड विल फॉल एज द प्राइस राइजेस। आपको उसमें से ठीक बतानी है कौन सी है। तो यही होगी दैट द प्राइस राइजेस डिमांड फॉल्स। ठीक है। और सप्लाई का आपस में जो है पॉजिटिव रिलेशन होता है प्राइस और सप्लाई का, लेकिन मैं आपको वो बाद में बताऊंगा। ये पहले आप देखिए कि प्राइस और डिमांड का आपस में इनवर्स रिलेशन है या नेगेटिव रिलेशन बोल सकते हैं। ठीक है। और इसको हम किस तरह से डेफिनेशन में लिख सकते हैं? दैट व्हेन द प्राइस ऑफ ए गुड राइजेस, ठीक है, व्हेन प्राइस that when a price of a good rises demand falls। ठीक है। कीपिंग अदर थिंग्स सेम, मतलब यहाँ पे हम सिर्फ प्राइस को ही देख रहे हैं, प्राइस के चेंजेस को ही फॉलो कर रहे हैं, उसी हिसाब से हम डिमांड के बारे में बता रहे हैं। ठीक है। बाकी चीज़ों की चेंज हो या ना हो, बट एज द प्राइस राइजेस डिमांड फॉल्स एंड प्राइस फॉल्स द डिमांड राइजेस। ठीक है। सो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है हमारा डिमांड कर्व। ठीक है। और ये हमारा डिमांड कर्व है। डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व जो हमारा ये है, ये डिमांड कर्व है हमारा। और मार्केट डिमांड क्या होती है? एक ये भी होता है टॉपिक कि मार्केट डिमांड क्या है। वो होती है टोटल डिमांड, किसकी? सिंगल क्वांटिटी की। जैसे पोटैटोज हैं, आलू हैं, तो मार्केट डिमांड क्या होगी उसकी? टोटल, उसको बोलेंगे टोटल डिमांड ऑफ एनी प्रोडक्ट इज द मार्केट डिमांड। देखिए, पहले आप मार्केट डिमांड में बाद में लिखता हूँ, चलिए ऊपर लिख देता हूँ कि
टोटल डिमांड ऑफ सिंगल प्रोडक्ट। इसमें प्रोडक्ट में गुड या सर्विसेज कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। टोटल डिमांड ऑफ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज द मार्केट डिमांड। जैसे किसी ने 3 लोग हैं या 4 लोग हैं, किसी को 5 किलो चाहिए, किसी को 10 किलो चाहिए, किसी को 20 किलो चाहिए, किसी को 50 किलो चाहिए, तो 50, 10, 20 क्या हो गया, ये टोटल डिमांड होगी। मतलब 5, 10, 25 या 50, तो ये इसको ऐड कर दिया तो ये होती है टोटल डिमांड। कितनी हो गया, 80, है ना। दिस इज द टोटल डिमांड। तो ये पता होना चाहिए कि टोटल तो मार्केट डिमांड क्या है। तो ये हमारी मार्केट डिमांड होती है, मतलब पूरे मार्केट में किसी एक गुड की क्या डिमांड है, उसको सारे को ऐड कर दो तो मार्केट डिमांड निकलती है, ठीक है। सारे को ऐड कर दो, सारी डिमांड को ऐड कर दो, एक मतलब सिर्फ एक प्रोडक्ट की सारी डिमांड, मतलब टोटल डिमांड मतलब सारे गुड्स की डिमांड नहीं, सिर्फ एक प्रोडक्ट की डिमांड। अगर कोई एक प्रोडक्ट है उसकी डिमांड को ऐड कर दिया आपने, और उसको ऐड करके अगर लिखा तो उसको कहेंगे मार्केट डिमांड ऑफ दिस प्रोडक्ट, ठीक है। और बाकी ये तो इतना ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट भी नहीं है। मेनली इम्पोर्टेंट है दिस लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस और डिमांड का रिलेशन विच इज इनवर्स नेगेटिव। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो प्राइस के अलावा, प्राइस इज द मेन फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस ही है मेन फैक्टर। जैसे कि प्राइस राइजेस, डिमांड फॉल्स, प्राइस फॉल्स एंड डिमांड राइजेस। प्राइस इज द मेन डिसाइडिंग फैक्टर इन द डिमांड, but there are also other factors which we call as variables। हम उन्हें variables कहते हैं। वो क्या होते हैं जिनकी वजह से डिमांड अफेक्ट होती है, वो देखिए अब आप। हमने अभी पीछे देखा था कि डिमांड कर्व कैसा होता है। डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ऐसा, इस तरह से। दिस इज द डिमांड कर्व। क्या है ये, डिमांड कर्व। ये क्वांटिटी, ये प्राइस, ठीक है। सो देयर आर ऑल्सो शिफ्ट्स इन द डिमांड कर्व। कैसी शिफ्ट्स, मतलब कभी तो ये लेफ्ट होगा, कभी ये राइट की तरफ होगा। वो किस वजह से होगा वो देखिए अब आप। यहाँ लिखते हैं हम शिफ्ट इन डिमांड कर्व, ठीक है। सो ये कैसे होगा शिफ्ट्स इन द डिमांड कर्व। जरूरी नहीं है कि हमेशा प्राइस ही हो, प्राइस इज द मेन डिसाइडिंग फैक्टर, ठीक है। लेकिन हमेशा ये जरूरी नहीं है कि प्राइस चेंज हो तभी डिमांड बढ़े या घटे। डिमांड ज़्यादा कम हो सकती है और दूसरे फैक्टर्स से रिलेटेड, जिन्हें हम कहते हैं वेरिएबल्स। नॉमिनल फैक्टर होते हैं लेकिन होते हैं, ठीक है, वेरिएबल्स। तो थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ, वेरिएबल्स, ठीक है। वेरिएबल्स कौन से होते हैं इसके बारे में हम देखते हैं कि एनी अदर फैक्टर एक्सेप्ट द प्राइस। मतलब प्राइस को छोड़ के कोई भी ऐसा फैक्टर जिसकी वजह से डिमांड बढ़े या घटे, उसे हम ये वेरिएबल्स कहते हैं। तो शिफ्ट्स इन द डिमांड कर्व कहते हैं हम उसे। तो देख लेते हैं हम कि
any change that increases the quantity demanded या डिमांड at every price, कोई भी प्राइस हो, ठीक है, शिफ्ट द डिमांड कर्व टू द राइट, मतलब डिमांड कर्व को राइट पे ले आता है, ठीक है। इसका मतलब है कि इंक्रीज इन द डिमांड, क्या है मतलब, इंक्रीज इन द डिमांड। एंड एनी अदर फैक्टर, इसका उल्टा लिख लेंगे, वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब एनी अदर फैक्टर दैट reduces the demand at every price, ठीक है, shifts the demand curve to the left, मतलब इधर, तो ये हो जाएगी डिक्रीज इन द डिमांड, डिक्रीज इन द डिमांड, ठीक है। तो मतलब प्राइस को छोड़ के कोई भी फैक्टर अगर डिमांड को बढ़ा रहा है या कम कर रहा है, तो उसका जो उसे हम बोलेंगे, उसे कहेंगे शिफ्ट इन द डिमांड, मतलब इंक्रीज और डिक्रीज इन द डिमांड। वो कौन कर रहा है, वेरिएबल्स होते हैं, ये वाले वेरिएबल्स, मतलब प्राइस के अलावा और चीज़ें। क्या वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि इनकम, पहला वेरिएबल इनकम, ठीक है, इनकम। तो इनकम क्या रोल प्ले करती है, कि इनकम का बहुत रोल है, ठीक है, कि अब इनकम के बेसिस पे ही आप डिसाइड करते हो, चॉइस करते हो कि आपको कौन से गुड्स खरीदने हैं, सुपीरियर खरीदने हैं, अच्छे वाले खरीदने हैं, या थोड़े कम क्वालिटी के खरीदने हैं, या चाहे जो अच्छी चीज़ लेनी है उसको कम क्वांटिटी में लेना है, ज़्यादा क्वांटिटी में लेना है, एज पर द इनकम यू डिसाइड, ठीक है। उसके अंदर फिर नॉर्मल गुड्स आते हैं कि भाई नॉर्मल गुड्स कौन सी होती हैं, ठीक है। नॉर्मल गुड्स क्या होती हैं, अब इनकम के अंदर भी कई पार्ट्स है ना, इनकम के अंदर है कि नॉर्मल गुड्स, ठीक है, इन्फीरियर, इन्फीरियर मतलब कि थोड़ी कम क्वालिटी वाली, ठीक है, इन्फीरियर गुड्स। तो इनकम के बेसिस पे आप डिसाइड करते हो तो क्या रोल प्ले करते हैं, पहले नॉर्मल गुड्स के लिए देखते हैं, ठीक है। नॉर्मल गुड्स क्या रोल प्ले करता है, ये है नॉर्मल गुड, और इसको हम ले आते हैं यहाँ पे, ठीक है। नॉर्मल गुड का क्या रोल प्ले करता है कि अ गुड फॉर विच अदर थिंग्स इक्वल, एन इंक्रीज इन डिमांड लीड्स टू द इंक्रीज इन डिमांड। मतलब नॉर्मल गुड्स का क्या मतलब है, जैसे कि समझ लीजिए आइसक्रीम है, ये एक नॉर्मल गुड में डाल देते हैं इसको, लो क्वालिटी तो है नहीं, आइसक्रीम है, नॉर्मल गुड में ही आएगा। तो मतलब जिसके लिए सारी चीज़ें इक्वल हों, प्राइस इक्वल रहे, सब कुछ ठीक हो, एन इंक्रीज इन इनकम लीड्स टू इंक्रीज इन डिमांड, मतलब अगर आपकी इनकम अच्छी है तो आप आइसक्रीम खाओगे, ठीक है। एन इंक्रीज इन द इनकम लीड्स टू इंक्रीज इन द डिमांड, इसकी नॉर्मल गुड्स की, और नॉर्मल गुड्स जैसे कि आइसक्रीम, ठीक है। और इन्फीरियर ऐसी होती हैं जिसके लिए अगर आपकी इनकम बढ़े, आपकी इनकम अगर बढ़ती है तो आपकी इन्फीरियर गुड्स की जो चॉइस है वो कम हो जाएगी, डिमांड। ऑब्वियसली अगर आपकी इनकम अच्छी हो जाएगी तो लो क्वालिटी की तो आप कम ही लोगे ना, समझे। तो इनकम ऐसा रोल प्ले करती है, मतलब नॉर्मल गुड्स में अगर इनकम आपकी, मतलब इनकम आपकी अगर बढ़ती है तो नॉर्मल गुड्स के लिए डिमांड आपकी बढ़ रही है, और वहीं अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो इन्फीरियर गुड्स के लिए वो कम हो रही है उसकी डिमांड,
तो उसका मतलब है कि यहाँ पे तो पॉजिटिव रिलेशन है इनकम का नॉर्मल गुड्स के साथ, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो पॉजिटिव रिलेशन है और यहाँ पे नेगेटिव रिलेशन। तो इस तरह से अब क्या हुआ, दो चीजें हुई, डिमांड बढ़ी भी और डिमांड कम भी हुई। चाहे वो गुड जोन कोई भी थी, डिमांड तो डिमांड है ना, डिमांड कम भी हुई और ज़्यादा भी हुई। तो ये रोल प्ले करती है इनकम। पहला वेरिएबल है ये, फर्स्ट वेरिएबल इज इनकम, जो नॉर्मल गुड्स में और इंफीरियर गुड्स में अलग अलग रोल प्ले करती है। और मैंने आपको बताया अगर इनकम को अब रखें हम यहाँ पे, इंक्रीज इन द इनकम नॉर्मल गुड्स के हिसाब से कौन सा किधर फैक्टर्स का कर्व जाएगा, राइट हैंड साइड पे, मतलब इंक्रीज इन डिमांड। इंफीरियर गुड्स के लिए आएगा यहाँ डिक्रीज इन डिमांड लेफ्ट हैंड साइड पे। तो मतलब दोनों चीजें होना पॉसिबल है। अब यहाँ पे प्राइस का कोई रोल नहीं आया, प्राइस सेम है, प्राइस को कुछ नहीं हुआ, इनकम ही बदली है, लेकिन उसकी वजह से इंक्रीज और डिक्रीज हो गए डिमांड में, ठीक है। सो अब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स अगला है। अगला क्या है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ, ये है सेकंड वेरिएबल, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है। रिलेटेड गुड्स कैसे होती हैं, मतलब कि अब रिलेटेड गुड्स होती क्या है, इसके अंदर दो चीजें होती हैं रिलेटेड गुड्स के अंदर। रिलेटेड गुड्स मतलब जो आप चीज खरीदते हो नॉर्मली उसके साथ की चीजें, रिलेटेड चीजें, जैसे कि सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है। सब्स्टिट्यूट्स में क्या आएगा, जैसे कि टी और कॉफी। अगर टी नहीं है तो आप कॉफी ले लेते हो, कॉफी नहीं है तो आप चलो टी ले लेते हो, एक सब्स्टिट्यूट कहते हैं इसे, ठीक है। और दूसरी होती है कॉम्प्लीमेंट्री। क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब जो साथ में चाहिए, जैसे चाय के साथ बिस्किट चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड है ना, कॉम्प्लीमेंट्री गुड। तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री गुड। तो या कार और पेट्रोल का रिलेशन ले लेते हैं, कार एंड पेट्रोल। आजकल तो पेट्रोल वैसे ही बहुत महंगा हो रहा है, तो कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब कार के लिए पेट्रोल चाहिए या डीजल चाहिए तो वो कॉम्प्लीमेंट्री है। या जैसे मैंने आपको बताया था कि टी के साथ बिस्किट, बिस्किट एक्चुअली थोड़ा ना वो लग्जरी में आ जाता है, इसलिए हम लिखेंगे कार के साथ पेट्रोल, क्योंकि कार के लिए पेट्रोल चाहिए चाहिए या डीजल चाहिए, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में आता है, सब्स्टिट्यूट टी या कॉफी, ठीक है। अभी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स कैसे डील करता है, आप सब्स्टिट्यूट लिख दिए, आप टी का अगर प्राइस ज्यादा होगा तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी। अगर चाय के रेट बढ़ा दिए, प्राइस बढ़ गई, समझ लो चाय का प्राइस बढ़ गया और तो कॉफी की डिमांड हो जाएगी ज्यादा, होगी कि नहीं होगी, और इसकी डिमांड हो जाएगी कम, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट है मतलब कि अगर किसी एक के प्राइस में बढ़ने से किसी दूसरे की डिमांड बढ़ती है तो वो होता है सब्स्टिट्यूट, ठीक है। प्राइस बढ़ा किसी एक का, डिमांड बढ़ेगी किसी और की, ठीक है। तो ये होगा रिलेटेड गुड सब्स्टिट्यूट, ठीक है। तो सिर्फ प्राइस ने रोल नहीं प्ले किया, क्योंकि यहाँ पे टी और कॉफी, क्योंकि यहाँ चॉइस अवेलेबल थी इसलिए यहाँ लोग इधर चले गए, ठीक है। और उधर से कॉम्प्लीमेंट्री,
कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है कि कार और पेट्रोल है जैसे, ठीक है, तो कार और पेट्रोल को कैसे हम कर सकते हैं कि ऐसी गुड्स, ठीक है, ऐसी गुड्स फॉर विच एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन लीड्स टू द डिमांड डिक्रीज इन डिमांड ऑफ द अदर। जैसे कि कार का प्राइस अगर हम बढ़ा दें तो पेट्रोल की डिमांड कम होगी ना, क्योंकि कार कम बिकेंगी, कम बिकेंगी तो डिमांड पेट्रोल की कम होगी, जैसे अभी हो रहा है। अभी तो खैर इतना फर्क नहीं पड़ रहा है, अभी कार्स महंगी हो रही हैं, तो किस लिए, तो पेट्रोल की डिमांड धीरे धीरे कम हो जाएगी, ठीक है। तो यही रीज़न है। अब यहाँ देखिए प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स कैसे डील कर रही हैं। सब्स्टिट्यूट में किसी एक का प्राइस बढ़ने से दूसरे की डिमांड बढ़ रही है और फर्क किसी दूसरे को पड़ रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री में यहाँ पे नेगेटिव रिलेशन हो रहा है, मतलब प्राइस बढ़ रहा है और दूसरे की डिमांड कम हो रही है। यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन था, ठीक है, यहाँ नेगेटिव रिलेशन है, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है। सब्स्टिट्यूट के हिसाब से अगर पूछा जाए, इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स प्राइस और डिमांड कैसे डील करते हैं, वो करते हैं पॉजिटिवली। लेकिन हमने तो लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था कि प्राइस राइजेस डिमांड फॉल्स, प्राइस फॉल्स डिमांड राइजेस, उल्टा पढ़ा था, नेगेटिव था। लेकिन सब्स्टिट्यूट गुड्स के रिलेशन में तो ये कुछ और ही है, क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है ना। तो सब्स्टिट्यूट के रिलेशन में तो ये पॉजिटिव हो गया, मतलब प्राइस टी का बढ़ा, डिमांड कॉफ़ी की बढ़ गई, सेम। कॉम्प्लीमेंट्री क्या हुआ, कार का प्राइस बढ़ गया और पेट्रोल की डिमांड कम हो गई, यहाँ पे नेगेटिव हो गया, लेकिन यहाँ पॉजिटिव हो गया। इस तरह से वेरिएबल्स आपस में डील करते हैं और डिमांड को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, ठीक है। अब इंक्रीज हो रही है तो मतलब राइट शिफ्ट हो जाएगी, डिमांड शिफ्ट हो जाएगा, अपने कर्व से शिफ्ट हो जाएगा राइट में। यहाँ डिमांड कम हो रही है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में तो लेफ्ट में आ जाएगा। ये मेन डिमांड कर्व है जो रेड में बनाया मैंने, डिमांड कर्व। जब डिमांड में इंक्रीज होगा तो वो राइट शिफ्ट हो जाएगा इधर की तरफ, यहाँ पे ये वाला लाइन, काफ़ी ज़्यादा लाइन होगी इसकी, ये लाइन हो जाएगी, ठीक है। और डिक्रीज होगा तो इधर लेफ्ट में आ जाएगी, ठीक है। सो वेरिएबल्स में आगे आते हैं, जैसे हमने अभी सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में पढ़ा, कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में पढ़ा कि कैसे उनका इफेक्ट होता है डिमांड पे इंक्रीज और डिक्रीज होने में। ऐसे ही वेरिएबल्स में और भी चीज़ें आती हैं जिन्हें हम क्वालिटेटिव फैक्टर कहते हैं। प्राइस जैसे क्वांटिटेटिव फैक्टर होता है, वैसे ही क्वालिटेटिव फैक्टर होता है, जैसे कि टेस्ट वेरिएबल्स में, जैसे कि टेस्ट, जैसे टेस्ट या मतलब चॉइसेस लोगों की, तो एक्सपेक्टेशंस लोगों की, कुछ लोगों की एक्सपेक्टेशंस हायर होती हैं, कुछ लोगों की उतनी नहीं होती, उस वजह से भी डिमांड पे असर पड़ता है। जैसे लोगों को ईवीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें, जैसे लोगों को एक्सपेक्टेशन है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जल्दी आ जाएंगे, तो उसकी डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है। लोगों को ये एक्सपेक्टेशन है कि उसको ईवी जो हैं जल्दी सस्ते हो जाएंगे, तो उसकी वजह से ईवी की डिमांड में इंक्रीज आएगा। अगर लोगों को ये एक्सपेक्टेशन हो कि पेट्रोल के रेट कम होंगे तो ईवी की डिमांड में गिरावट आएगी, डिक्रीज होगा। तो ये एक्सपेक्टेशंस ऐसे काम करती हैं। नंबर ऑफ बायर्स, मतलब मार्केट में खरीदार कितने हैं, उसकी वजह से तो डिमांड सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेगी। अगर बायर ही नहीं है तो डिमांड का क्या है। तो ये क्वालिटेटिव फैक्टर होते हैं थोड़े से। जैसे अभी मैंने आपको पहले पढ़ाया नॉर्मल गुड्स का, इन्फीरियर गुड्स, जिसमें नॉर्मल गुड्स की और इन्फीरियर गुड्स का असर कैसे होता है इनकम से रिलेटेड, जो मैंने आपको पढ़ाया कि इनकम का क्या असर होता है डिमांड पे, तो उसमें नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स पढ़ाई थी। प्राइजेज ऑफ रिलेटेड गुड्स जैसे कि सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में बताया। टेस्ट, एक्सपेक्टेशंस, नंबर ऑफ बायर्स।
ठीक है। अब कुछ लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट कुछ ऐसी गुड्स होती हैं जिनके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड काम ही नहीं करती। वो कौन सी होती हैं? वो होती हैं गिफन गुड्स। वो कई बार उसमें पूछा भी जाता है एग्जाम में, गिफन गुड्स। तो गिफन गुड्स क्या होती हैं? गिफन गुड्स के बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा सा। गिफन गुड्स होती हैं जिनके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करती। सबसे पहला तो ये है, गिफन गुड्स क्या होती हैं? GIFFEN, गिफन गुड्स। ठीक है, यहां पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करती। क्यों नहीं करती? लॉ ऑफ डिमांड डजंट अप्लाई। ठीक है, इनके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड जो है अप्लाई होती नहीं है। तो ये कैसी गिफन गुड होती हैं? जैसे कि जिसकी डिमांड जो है ना वो ऊपर ही रहेगी। जैसे लग्जरीज होती हैं बहुत सारी, गिफन गुड्स क्या होती हैं? गिफन गुड्स में मैंने आपको बताया कि लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट अप्लाई। मतलब लॉ ऑफ डिमांड क्या होती है? जैसे हमने पहले पढ़ा था, विद इंक्रीज इन द प्राइस डिमांड फॉल्स एंड विद डिक्रीज इन द प्राइस डिमांड इंक्रीजेस। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है डिमांड का। इसका गिफन गुड्स का जो कर्व होता है ना वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है। ऐसे अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। मतलब कि जब प्राइस बढ़ेगा, प्राइस के इंक्रीज होने के साथ डिमांड भी इंक्रीज होगी, और जब प्राइस इसका डाउन आएगा तो डिमांड भी डाउन हो जाएगी। पॉजिटिव रिलेशन। जबकि लॉ ऑफ डिमांड में तो इनवर्स रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है प्राइस और डिमांड का। यहाँ पे उल्टा है, प्राइस बढ़ेगा डिमांड बढ़ेगी, प्राइस घटेगा डिमांड घटेगी। ठीक है, तो गिफन गुड्स होती क्या हैं? गिफन गुड्स होती हैं टिपिकली कहें तो एक इन्फीरियर प्रोडक्ट होता है। इन्फीरियर भी नहीं कह सकते, नाम उसको लग्जरी कह सकते हैं। ऐसा प्रोडक्ट जिसके इजीली अवेलेबल सब्स्टिट्यूट्स नहीं है मार्केट में। इसे लिख देता हूं, दैट डजंट हैव easily available substitutes। मतलब easily available substitute नहीं होते इनके मार्केट में। ठीक है, इनके मार्केट में easily available substitute नहीं होते। ये वो गुड्स होती हैं जिनके मार्केट में सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं होते। जैसे चाय कॉफ़ी एक सब्स्टिट्यूट है, लेकिन ये एक ऐसी गुड्स हैं जिनके मार्केट में सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। आज के टाइम में ऐसी कोई ज़्यादा चीज़ रह नहीं गई है जिसके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ना हो। ज़्यादातर चीज़ों के अब सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं और बहुत सारी चॉइसेस हैं आजकल कंज्यूमर के पास। तो ये गिफन गुड्स का टॉप आइडिया जो था, जो ये एक जो कहेंगी, तो ये अब आया था 19th सेंचुरी में, जब पोटैटोज़ नए नए आए थे कंट्रीज़ में। इरिश पोटैटो था 19th सेंचुरी में, जो ज़्यादा न्यूट्रिशियस था। तो वो एक गिफन गुड बन गया था कि उसके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं थे, और वो एक ऐसा बन गया था कि जब उसकी डिमांड, जब प्राइस घटेगा तो उसकी डिमांड घटती थी, जब प्राइस बढ़ता था उसकी डिमांड बढ़ती थी। तो लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट थी ऐसी गुड्स। तो उन्होंने कहा कि ये ऐसी गुड्स को हम कहेंगे गिफन गुड्स। सिंपली ये पूछते हैं कई बार प्रीलिम्स में या दूसरे एग्जाम्स में कि गिफन गुड्स क्या होती हैं। आपने सिर्फ ये लिखना है, दोज गुड्स दैट डोंट हैव easily available substitutes in the market and law of demand does not apply on
them. Fundamental law of demand does not apply on them. Simple. ये 2 लाइनें आप लिख देंगे, सारा समझ आ जाएगा कि गिवन गुड्स क्या है। और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? नेचुरल कैलामिटीज हो सकती हैं। नेचुरल कैलामिटीज, डिमांड लॉ ऑफ डिमांड क्या करेगी जब नेचुरल कैलामिटी, कोई अर्थक्वेक, कोई फ्लड्स आ जाएं तो, और फैशन ट्रेंड्स आ जाएं तो। इसे मैं या रेज कर देता हूँ वैसे, या मैं कहीं और आगे ऊपर लिख देता हूँ कि फैशन ट्रेंड्स, ठीक है, फैशन ट्रेंड्स। और क्या हो सकता है? ये अभी मैंने आपको बताया था, नेचुरल कैलामिटीज बताई थी आपको, ठीक है, जैसे कि अर्थक्वेक और फ्लड, ठीक है। और क्या हो सकता है? एंटीसिपेशन ऑफ प्राइसेस, या कहें कि एंटीसिपेशन क्या होती है कि जब कंज्यूमर खुद से एक एंटीसिपेट कर लेता है कि अब इसके प्राइस, जैसे मैंने आपको पेट्रोल का एग्जांपल दिया कि कंज्यूमर एक्सपेक्ट कर लेता है कि अब इसके प्राइस कम होंगे, तो उसकी जो डिमांड है ना वो कुछ दिनों के लिए कम हो जाती है। इफ द कंज्यूमर आर एक्सपेक्टिंग द प्राइसेस टू राइज फर्दर, तो दे विल बाय मोर इन प्रेजेंट। कैसे? कि जैसे किसी को लग रहा है कि अब इसके, जैसे कि चीनी के भाव बढ़ने वाले हैं, तो चीनी स्टॉक कर लो, दुकानदार जैसे करते हैं महंगे दामों, वो तो बेचने के लिए करते हैं। कंज्यूमर कैसे करता है कि वो उसको लग रहा है कि अभी बढ़ जाएगा रेट इसका, किसी चीज़ का मार्केट में, तो वो उसको क्या करेगा कि उस चीज़ को थोड़ा और ज़्यादा खरीद लेगा। जैसे लॉकडाउन में लोगों ने काफ़ी सारा राशन इकट्ठा कर लिया था घर पे कि शायद महंगा हो जाएगा या मिलेगा नहीं, तो फिर वो लॉ ऑफ डिमांड जो है वो काम वहाँ पे नहीं आती, क्योंकि प्राइस बढ़े हुए हैं तब भी डिमांड बढ़ रही है, तो ये लॉ ऑफ डिमांड वहाँ पे काम नहीं होती। तो इसीलिए ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो प्राइस के अलावा काम करते हैं, क्वालिटेटिव फैक्टर्स या वेरिएबल्स जिनको कहते हैं। प्राइस तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट नहीं है, मतलब प्राइस तो एक कांस्टेंट अगर रखते हैं हम, प्राइस को मान के चलते हैं कि प्राइस कांस्टेंट है, तो ये वेरिएबल्स जो हैं लॉ ऑफ डिमांड वहाँ पे अप्लाई नहीं होते। गिवन गुड्स, फैशन ट्रेंड्स, नेचुरल कैलामिटीज़, एंटीसिपेशन, वेरिएबल्स तो मैंने आपको ऊपर बताए थे वेरिएबल्स, तो ये जो हैं लॉ ऑफ डिमांड यहाँ अप्लाई नहीं होती। और वेरिएबल्स कौन से होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं जो प्राइस से हट के होते हैं, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री, सब्स्टिट्यूट्स, और बाकी नॉर्मल गुड्स, इन्फीरियर गुड्स, टेस्ट्स, एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। तो ये सब होते हैं। तो ये डिमांड थी सारी की सारी, जिसमें हमने अभी पढ़ा डिमांड। दैट वाज ऑल अबाउट डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड एंड डिमांड से रिलेटेड वेरिएबल्स, how demand increases, decreases, and how the law of demand does not apply on certain category of goods like given goods, fashion trends, natural calamities, and anticipation. Okay, so you can note it down, or you can just make a shorthand notes, so that you can easily remember in the future. So if anything you don't understand, you can comment and I'll explain, and I'll write in the comment section also. Now next is supply. डिमांड के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे सप्लाई। सप्लाई मैंने आपको बताया था कि लाइक द क्वांटिटी ऑफ अ गुड, जैसे कि डिमांड थी क्वांटिटी demanded of any product at a given price which the buyer is willing to buy is demand. Okay, and supply is उसका उल्टा, उसका opposite, उसका reverse, the quantity supplied of any product or service in the amount that sellers are willing and able to sell at a given price.
तो इसको लिख लेते हैं, दैट क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है, ऑफ एनी गुड और सर्विस which the seller is willing to sell. ओके, और इसका जो कर्व होगा सप्लाई का वो भी कैसा होगा, डिमांड का कैसा था, डिमांड का था ऐसे डाउनवर्ड, ये था डिमांड, ठीक है, सप्लाई होगी इससे उल्टा, ये होगी सप्लाई कर्व, यहाँ पे आएगी क्वांटिटी और यहाँ आएगा प्राइस, ठीक है। तो ये हो गया आपकी सप्लाई, और सप्लाई अगर ऐसी है तो इसको हम क्या कहेंगे, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, क्या कहेंगे, अपवर्ड, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, लिख लेता हूँ यहाँ पे, यहाँ लिख देता हूँ अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, ठीक है, मीन्स यहाँ पे प्राइस का और जो सप्लाई है ना उसका क्या होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव रिलेशन होगा, मतलब प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस गिरेगा सप्लाई गिरेगी, ऐसा होगा, ठीक है। सो दिस इज द सप्लाई कर्व, प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस घटेगा सप्लाई घटेगी, यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन होगा। डिमांड में क्या था, इसका उल्टा था, प्राइस बढ़ता था डिमांड कम होती थी, प्राइस गिरता था तो डिमांड बढ़ती थी, वहाँ उल्टा था, नेगेटिव था। यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। डिमांड को हटा देता हूँ इसको, ठीक है, तो पॉजिटिव रिलेशन है। क्यों, कैसे पॉजिटिव रिलेशन है, क्योंकि जब प्राइस ज़्यादा होंगे तो सेलर प्रॉफिट कमाने के लिए ज़्यादा सप्लाई करेगा, ज़्यादा चीज़ें बनाएगा। जब प्राइस कम होंगे तो उसको पता है कि मुझे प्रॉफिट नहीं होने वाला, तो ज़्यादा चीज़ों को सप्लाई नहीं करेगा। तो इसी तरह से डिमांड और सप्लाई आपस में इंटरेक्ट करती हैं, इसलिए इनको कहते हैं मार्केट फोर्सेस, ठीक है, क्या कहते हैं, मार्केट फोर्सेस। अब मार्केट डिमांड क्या होती है, सॉरी मार्केट सप्लाई क्या होती है। मार्केट डिमांड थी कि टोटल डिमांड ऑफ एनी सिंगल कमोडिटी इन द मार्केट, ठीक है। मार्केट सप्लाई क्या होती है, मार्केट सप्लाई सिंगल कमोडिटी से रिलेटेड नहीं होती। मार्केट सप्लाई होती है टोटल सप्लाई इन द मार्केट ऑफ ऑल द सेलर्स, लिख लेते हैं यहाँ पे मार्केट सप्लाई, क्योंकि डिमांड हम टोटल नहीं ले सकते सारी चीज़ों की, सप्लाई को हम ले सकते हैं। तो मार्केट डिमांड होती है टोटल डिमांड ऑफ एनी सिंगल प्रोडक्ट इन द मार्केट। मार्केट सप्लाई क्या होती है, टोटल सप्लाई इन द मार्केट बाय ऑल द सेलर्स एट एनी गिवन प्राइस, ठीक है। सम ऑफ, इसको बोल सकते हैं कि हम सम ऑफ टोटल सप्लाईज of all the sellers at any
गिवन प्राइस, ठीक है, एट एनी गिवन प्राइस। अब इसमें भी सप्लाई का वो आपने देखा कि अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है सप्लाई का, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव रिलेशन है। लेकिन सप्लाई कर्व में भी शिफ्ट्स होते हैं, जैसे कि हमने डिमांड कर्व में देखा था ऊपर, जब हमने पढ़ा था पहले, डिमांड कर्व में हमने देखा था कि एक तो वो डाउनवर्ड स्लोपिंग था, जब डिमांड कम होती थी, डिक्रीज इन डिमांड होता तो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता था, जब बढ़ती थी तो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता था, है ना। ऐसा ही सप्लाई कर्व में होता है। सप्लाई कर्व में कैसे होता है? सप्लाई कर्व में होता है कि जब सप्लाई बढ़ती है, ठीक है, जब सप्लाई बढ़ेगी तो वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, उसका राइट यही होगा, ठीक है, उसका राइट है ये वाला, क्योंकि अपर स्लोपिंग है ना, ये इंक्रीज इन दी सप्लाई, इसको सीधा बना देता हूँ, दिस, ये इंक्रीज इन दी सप्लाई को दिखाता है, ठीक है, इंक्रीज इन दी सप्लाई। और यही जो अगर यहाँ पे आ गया लेफ्ट में तो ये होगा डिक्रीज इन सप्लाई, ठीक है। अपर स्लोपिंग वाला बीच में जो ब्लैक लाइन है वो बीच में अपर स्लोपिंग का वो है, ठीक है। अगर वो लेफ्ट में हो जाता है शिफ्ट तो मतलब डिक्रीज इन सप्लाई, राइट में होता है तो इंक्रीज इन सप्लाई। वो कैसे पता लगेगा? वो ऐसे पता लगेगा कि जब सप्लाई गिरेगी एट एनी गिवन प्राइस, ठीक है, जैसे एनी चेंज दैट रेजेस द क्वांटिटी सप्लाइड, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई भी चेंज दैट रेजेस द क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है, एट एवरी प्राइस, कोई भी प्राइस हो, शिफ्ट द सप्लाई कर्व टू द राइट विच इज द दिस वन, ठीक है। एनी चेंज दैट decreases the supply at every price, shift the supply curve to the left side, which is this, okay. So what factors play role in this decrease and increase of the supply? We have to see that जैसे डिमांड में वेरिएबल थे, ऐसे ही सप्लाई में भी कई सारे वेरिएबल्स होते हैं जिनको हमें स्टडी अभी करना होगा, वो मैं आपको बताता हूँ। वेट अ सेकेंड। Now let's talk about the variables that play role in the increase and decrease of the supply, like this, okay. So कौन से variables होंगे वो other than the price, okay. So वो होगा पहला तो input price, input prices, input क्या होते हैं? input क्या होती है? land labor capital, क्या होती है? land labor capital, capital मतलब जो इन्वेस्ट करते हैं पैसा बिजनेस में, ठीक है। लेबर तो आपको पता ही है लैंड होती है जिस पे भी काम हो रहा है, ज़मीन पे, जगह जो भी होती है उसका किराया होता है जो भी, तो ये होते हैं इनपुट प्राइसेस। इनपुट प्राइसेस कैसे प्ले करेंगे, कैसे रोल अपना अपना निभाएंगे वो? जब ये चीज़ें महंगी हो जाएंगी, इनकी कॉस्ट तो कंपनी की कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो कंपनी क्या करेगी? सप्लाई बढ़ाएगी कि कम करेगी? वो सप्लाई को डाउन कर देगी, ठीक है। जब कॉस्ट बढ़ गई इनकी इनपुट प्राइसेस की तो सप्लाई होगी कम, तो सप्लाई कब हो जाएगा? यहाँ पे डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीजिंग पाथवे पे आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, ओके। नेक्स्ट है नाउ नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का भी रोल होता है। टेक्नोलॉजी से क्या हो सकता है? टेक्नोलॉजी से लेबर का काम कम हो सकता है, ठीक है। लेबर का काम कम हो गया तो लेबर की कॉस्ट क्या होगी? कॉस्ट हो गई कम, तो फिर सप्लाई कर सकते हैं ज़्यादा बना सकेंगे ना मशीन से, लाइक मशीन्स, ओके। टेक्नोलॉजी में मशीन्स, और आजकल तो आईटी भी है,
तो कॉस्ट कम होगी, सप्लाई हो गई फिर ज़्यादा, तो क्या होगा, वो आ जाएगा इंक्रीजिंग पाथवे पे। तो इंक्रीजिंग पाथवे को होगा जो होगा राइट हैंड साइड पे, ठीक है। अब तीसरा होता है एक्सपेक्टेशंस। तीसरा होगा एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस डिमांड में भी थी, एक्सपेक्टेशंस यहाँ सेलर को भी है। सेलर को कैसी एक्सपेक्टेशंस है कि सब आगे प्राइस बढ़ेगा, उसको तो प्रॉफिट कमाना है ना। सेलर ये एक्सपेक्ट करता है कि आगे जाके प्राइस बढ़ेगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि फ़िलहाल के लिए सप्लाई को रोक देगा, कम कर देगा। तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा डिक्रीज इन सप्लाई, है ना। और नंबर ऑफ सेलर्स, चौथा आता है नंबर ऑफ सेलर्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ सेलर्स कैसे डिपेंड करते हैं कि नंबर ऑफ सेलर्स बढ़ गए अगर मार्केट में, मार्केट सप्लाई, तो कैसे डिपेंड होगी, प्राइस ऑफ द गुड्स जो हैं, इनपुट्स जो हैं। सो अगर नंबर ऑफ सेलर ज़्यादा हो जाएंगे मार्केट में तो कंपटीशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो कंपटीशन बढ़ेगा ना। इसको रब कर देता हूँ मैं बात कर रहा था नंबर ऑफ सेलर्स की। नंबर ऑफ सेलर्स अगर मार्केट में ज़्यादा हो जाएंगे तो कंपटीशन बढ़ गया, कंपटीशन बढ़ेगा तो सप्लाई के ऊपर क्या अफेक्ट होगा, सप्लाई भी बढ़ेगी, ठीक है। और नंबर ऑफ सेलर्स अगर कम हो जाए तो क्या होगा, बनाने वाले कम हो जाएंगे तो सप्लाई भी कम हो जाएगी। यहाँ का जो होगा, जब सब कंपटीशन की वजह से सप्लाई बढ़ जाएगी तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे हो जाएगा शिफ्ट। जब घट जाएगी बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ सेलर्स क्योंकि कम हो जाएंगे तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे डिक्रीजिंग सप्लाई होगा, ठीक है। ये ग्राफ्स जो होते हैं सिर्फ समझाने के लिए हैं, असली मुद्दे आपको ये समझने हैं कि प्राइस और सप्लाई का रिलेशन क्या है, डिमांड का प्राइस के साथ रिलेशन क्या है, डिमांड का इन्वर्स रिलेशन है, सप्लाई का पॉजिटिव रिलेशन है। डिमांड का डाउनवर्ड स्लोप होता है, सप्लाई का अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। वेरिएबल्स इंक्रीज और डिक्रीज सप्लाई में कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। वेरिएबल से इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड हो सकता है, हाँ हो सकता है। तो ये आपको मेन चीज़ें समझने की हैं। यहाँ इसके साथ सप्लाई भी हो जाता है आपका कंप्लीट। सप्लाई मतलब क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ एनी गुड और सर्विस विच द सेलर इज विलिंग टू सेल और प्रोड्यूस, ठीक है। डिमांड थी क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एनी गुड और सर्विस विच द बायर इज विलिंग टू बाय एट एनी गिवन प्राइस, ओके। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द डिमांड एंड सप्लाई। इसके बाद हम करेंगे इक्विलिब्रियम, वो हम नेक्स्ट आगे मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताऊंगा कि डिमांड और सप्लाई का इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है बैलेंस। तो वो कैसे आता है वो भी आपको बताऊंगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी दिस, आप इसको देखें और कुछ नहीं समझ आता कमेंट करें और फिर मुझे बताएं और फिर मैं आपको उसका आगे एक्सप्लेनेशन और बताऊंगा।